आज की जो कहानी है ये हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े बैंक रॉबरी की कहानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बैंक रॉबरी की नहीं, बल्कि इस पूरी बैंक रॉबरी में कैसे एक पुलिस टीम इन्वेस्टिगेट करती है, कैसे डकैती पुलिस को गुमराह करते हैं और पुलिस गुमराह हो भी जाती है और फिर बाद में पुलिस को गलती का एहसास होता है और फिर कैसे पुलिस इन डकैतियों तक पहुंचती है। ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पूरी बैंक रॉबरी की जो प्लानिंग है वो एक फिल्म के जरिए आइडिया आया। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 लोगों से, 4 नहीं बल्कि 2 से, क्योंकि 2 को ये बाद में अपनी टीम में शामिल करते हैं। तो शुरुआत में ये 2 लोग थे, जिसमें एक का नाम था बाबू और एक सिब्बू। अब जो बाबू नाम का शख्स था वो पहले भी छोटी मोटी चोरियाँ करता रहता था और उसका जेल में आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक जेल प्रवेश के दौरान बाबू की मुलाकात सिब्बू से हुई। बाबू ने सिब्बू को अपना सपना बताया। सपना ये कि एक दिन वो बहुत बड़ी चोरी करेगा और उसके बाद एक मस्त ज़िंदगी बिताएगा। जेल से निकलने के बाद बाबू की ज़िंदगी में एक लड़की ने दखल दिया। अनीता नाम की एक लड़की से प्यार हुआ, उससे शादी भी कर दी। अनीता के पिता अमीर थे, इसलिए बाबू की ज़िंदगी आराम से कटने लगी। शादी के बाद बाबू ने छोटी मोटी नौकरियां की, एक पत्रिका का एडिटर रहा और कुछ समय गांजा भी बेचा। इसी दौरान एक बार उसकी मुलाकात दोबारा सिब्बू से हुई। सिब्बू ने उसके सोए सपने को दोबारा जिंदा कर दिया। दोनों के बीच कई मीटिंग्स हुई, जिसमें दोनों जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहे थे। तभी एक फिल्म रिलीज होती है, धूम। धूम फिल्म देखने के बाद इनको एक पुख्ता आइडिया आया कि उन्हें आखिर करना क्या है, और ये आइडिया था एक बैंक लूटने का। उसके बाद इन लोगों ने तमाम बैंक की रेकी करना शुरू की। कहाँ कितना पैसा है, कहाँ कितना पहरा है, कहाँ कितना रिस्क है, ये सब रेकी करने के बाद आखिरकार इन लोगों ने केरल के मल्लमपुरम ज़िले में चिदम्बरा बैंक को चुना। अब इन लोगों ने जिस बैंक को चुना उसमें रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि एक ग्रामीण इलाका था और यहाँ लोग आते जाते रहते थे। फिर भी इन लोगों ने इस बैंक को चुना। क्यों चुना, इसकी भी एक वजह थी, क्योंकि ये बैंक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद था और जिसके नीचे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जो बंद होने के कगार पर था। बस इसी चीज़ ने इन्हें यकीन दिला दिया कि ये बैंक सबसे सेफ है लूटने के लिए। ये सब रेकी करने के बाद बाबू और सिब्बू 2 लोगों को और अपने साथ जोड़ते हैं, एक राधा कृष्ण और उसकी पत्नी कनकेश्वरी को। अब चारों लोग रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने जाते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर था, इसलिए सिब्बू ने उसे ऑफर दिया कि वो रेस्टोरेंट को 300 रुपये रोजाना और 50,000 की पगड़ी पर रेस्टोरेंट किराए पर दे दे। रेस्टोरेंट का मालिक तैयार हो गया। रेस्टोरेंट लेने के बाद फिर ये कोई भी काम नहीं करते हैं। कुछ दिनों तक बस जाते हैं, देखते हैं, बैंक के ऊपर जाते हैं, उसे देखते हैं। थोड़े दिनों तक जाने के बाद उनको ये एहसास हो जाता है कि बैंक का स्ट्रांग रूम किधर है, यानी कि जहाँ पैसा सोना रखा जाता है वो रूम किधर है। ये सब हो जाने के बाद फिर रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं जिस पर लिखा था कि रेस्टोरेंट का काम चल रहा है। 8 जनवरी 2008 को इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। ये बोर्ड लगाकर मेन गेट को बंद कर दिया जाता है। फिर अगले कुछ दिनों तक मेज कुर्सी जैसे रेस्टोरेंट के सामान लाए गए और सारा बिल्डिंग मटेरियल भी इकट्ठा करवा लिया, ताकि लोगों को लगे कि रेस्टोरेंट में रिमाइंडिंग का काम चल रहा है। और अगले कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ की आवाज़ें आती रही, लेकिन किसी को कुछ शक नहीं हुआ। अंदर बाबू और उसके साथी रेस्टोरेंट की छत यानी कि बैंक के फ्लोर पर एक छेद तैयार कर रहे थे और इन्होंने ये भी तय कर लिया था कि जब ये खुदाई होगी तो आखिरी होल जब बनेगा तो वो कौन सी तारीख होगी, क्योंकि ये होल वक्त से पहले या बाद में हुआ तो इनका सारा प्लान बिगड़ जाएगा। और फिर वही तारीख आती है जिसका इन लोगों को इंतज़ार था। तारीख थी 30 दिसंबर 2007। उस दिन संडे था। संडे का दिन इन्होंने जानबूझकर चुना क्योंकि उस दिन बैंक बंद रहता है। तय तारीख पर छत पर सुरंग बना के बैंक के स्ट्रांग रूम में घुस जाते हैं। वहाँ ये पूरी तैयारी के साथ जाते हैं।
ड्रिलिंग मशीन, गैस कटर आदि को लेकर। इसके बाद बैंक के लॉकर को खोलते हैं। वहाँ मौजूद 80 किलो सोना और करीब 25 लाख रुपए कैश लेकर सुबह सुबह वहाँ से फरार हो जाते हैं। संडे का दिन गुजर जाता है और फिर मंडे का दिन आता है और सुबह सुबह रोज की तरह बैंक का दरवाज़ा खुला और मैनेजर आते हैं। जैसे ही वो बैंक के स्ट्रांग रूम में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बैंक से कैश और सोना गायब था, जिसकी कुल कीमत 8 करोड़ रुपए थी। खबर बड़ी थी क्योंकि ये भारतीय इतिहास में हुई सबसे बड़ी डकैती थी। फौरन पुलिस को खबर की जाती है। केरल में हुई उस साल बैंक डकैती में देश में हुई सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, इसलिए हर ओर इसके चर्चे फैल गए। पुलिस पर लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रेशर था, तो तुरंत मल्लपुरम पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर विजय की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई और केस की तहकीकात शुरू हो गई। शुरुआत से ही पुलिस के सामने इस केस में बड़ी बड़ी मुश्किलें थी। बाबू ने बड़ी सफाई से काम को अंजाम देते हुए कोई सुराग नहीं छोड़ा था। रेस्टोरेंट या बैंक की किसी भी चीज़ पर हाथों के निशान तक नहीं थे। बस था तो बैंक की दीवार पर लिखा एक नारा, जय माओ। इस नारे को देखकर शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये नक्सलियों का काम हो सकता है, क्योंकि मल्लपुरम इलाका तब नक्सली गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। पिछले सालों में कई छोटी मोटी बैंक को नक्सलियों द्वारा लूटा जा चुका था, इसलिए शुरुआत में पुलिस ने इस केस की जांच नक्सली एंगल से की। जल्दी ही उन्हें कुछ और सुराग मिले। पुलिस को हैदराबाद के एक होटल से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि होटल के इस रूम में एक नक्सली ठहरा था, जहां एक कमरे से कुछ सोना बरामद हुआ है। ये सोना बैंक से हुई लूट का हिस्सा था। जल्दी ही कुछ और भी कॉल आए, लेकिन पुलिस को जल्दी समझ आ गया कि यह सब जांच को उलझाने की साजिश है। इसके बाद जांच नए सिरे से शुरू हुई। जिस इलाके से चोरी हुई थी उसके आसपास एक मोबाइल टावर था। पुलिस ने घटना की रात इस टावर से जाने वाले सभी कॉल्स को मॉनिटर करने का फैसला लिया। ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि इसके लिए लगभग 20 लाख कॉल्स को सुना जाना था। कई लोग की हफ्तों की मेहनत के बाद पुलिस को एक कॉल पर शक हुआ, जिसमें कोई बाबू नाम का शख्स बात कर रहा था। इस नंबर के मालिक की पहचान भी झूठी थी। बाबू ने इस दौरान एक सीडीएम फ़ोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें सिम लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। यही फ़ोन बाबू के पकड़े जाने का सबक बना। पुलिस ने बाबू का फ़ोन ट्रेस करते हुए कोड़िकोड में बाबू के ठिकाने का पता लगाया और उसे वहां जाकर पकड़ लिया, और उसका असली नाम जोसेफ था। गिरफ्तार होते ही बाबू ने सिब्बू का ठिकाना भी बता दिया। पुलिस को पता चला कि घटना में शामिल कनकेश्वरी ने अपने पति राधा कृष्ण को छोड़ दिया और वो सिब्बू के साथ रहने लगी। 57 दिन चले ऑपरेशन के बाद पुलिस चारों लोगों को पकड़ने में कामयाब रही और चोरी का अधिकतर माल भी रिकवर कर लिया। इस मामले में लूटी हुई रकम में से लगभग 80% वापस रिकवर कर ली गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। बाबू और उसके साथियों पर केस चला। 5 साल चले मुकदमे के बाद कनकेश्वरी को छोड़कर सबको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। वहीं कनकेश्वरी को 5 साल कैद की सज़ा मिली। इस केस में कमाल की बात यह भी थी कि जितना सोना चोरों ने बेचा था वो भी रिकवर कर लिया गया, और जब तक ये सोना रिकवर हुआ तब तक उसकी कीमत काफ़ी बढ़ चुकी थी। याद कीजिए, ये चोरी 2008 के आर्थिक संकट से ठीक पहले हुई थी, जिस कारण आने वाले सालों में सोने की कीमत में खूब इजाफा हुआ और बैंक ने जितना सोना खोया था उससे ज़्यादा कीमत का सोना उन्हें वापस मिल गया। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।